अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जनरल रिसर्च टीवी के हिस्ट्री सेगमेंट में खुश आमदीद। नाजरीन, हम आप तक लेकर आते हैं रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेटिव वीडियोस। नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया के 8वें फरमारवा सुल्तान बायज़ीद सानी की दूसरी किस्त में हम आपको सलीम की बगावत और तख्त नशीनी के बारे में बता चुके हैं। नाजरीन, बायज़ीद सानी की पहली और दूसरी किस्त देखने के लिए ऊपर आई कार्ड या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें। नाजरीन, आज हम सल्तनत उस्मानिया के नामे हुक्मरान सुल्तान सलीम अव्वल के बारे में बात करेंगे। नाजरीन, जिस वक़्त सलीम ने बायज़ीद को तख्त से उतार कर सल्तनत अपने हाथ में ली, वो 47 साल की पुख्ता उम्र को पहुँच चुका था और वो फ़ौजी और इंतज़ामी काबिलियत में पूरी तरह माहिर हो चुका था। उसने सिर्फ 8 साल की हुकूमत की, लेकिन इस कलील मुद्दत में सल्तनत उस्मानिया के मकबूज़ात में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा किया। उसने यूरोपियन मकबूज़ात में कोई इजाफ़ा नहीं किया, मगर एशिया में कुर्दिस्तान, शाम, मिस्र और अरब का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें हरमैन शरीफैन भी शामिल थे, फ़तह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। उसकी फतूहात की वुसअत, आला फ़ौजी काबिलियत और इंतज़ाम सल्तनत की गैर मामूली अहलियत ने उसको सलातीन आले उस्मान की सफ़े अव्वल में एक मुमताज़ जगह दी। उन खसूसियात के अलावा इल्म फ़ज़ल में भी उसका पाया नहायत बुलंद था। वो रात को बहुत कम सोता और ज़्यादातर वक़्त किताबों के मुताला में सर्फ करता था। उसको तारीख़ और फ़ारसी की शायरी से ख़ास दिलचस्पी थी। फ़ारसी ज़ुबान में उसने कुछ नज़में ख़ुद भी लिखीं। नाज़रीन, सुल्तान सलीम अव्वल को हरम की ज़िंदगी से बहुत कम दिलचस्पी थी। दिन में सल्तनत के कामों से जो वक़्त बचता, उसका बेशतर हिस्सा वो उलमा की सोबत में गुजारता। वो अहले इल्म को बड़े बड़े ओहदों पर भी मामूर करता। मसलन जब कुर्दिस्तान का सूबा फतह हुआ तो उसने मुअर्रिख़ अदरीस को वहाँ का वाली मुकर्रर किया, लेकिन इल्म का शौक़ और उलमा की हम नशीनी उसके मजाज में नरमी पैदा न कर सकी। उसकी तबीयत बहुत सख्त थी। वो किसी अमर में थोड़ी सी मुखालफत भी बर्दाश्त नहीं करता था, और जो लोग उसकी राय से ज़रा भी इख्तलाफ करने की जुर्रत करते, उनको फ़ौरन कत्ल करवा देता। उसके मुख्तसर अहद हुकूमत में 7 वज़ीर-ए-आज़म उसके हुक्म से कत्ल हुए। इनके अलावा मुतअद्दिद फ़ौजी और मुल्की ओहदेदारों को भी उसकी नाखुशी की वजह से अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा। लेकिन सलीम की यह सख्ती, जिसको अमूमन जुल्म कहा जाता है, एक ख़ास असूल के मातहत थी। वो जो कुछ भी करता सल्तनत के लिए करता। वो देख चुका था कि उसके बाप के अहद हुकूमत में हुकूमत के तमाम शोबों में बदनज़मी पैदा हो चुकी थी। फ़ौज में खुद सरी आ गई थी। वज़रा अपने फ़राइज़ को भूल गए थे। काजियों के फ़ैसलों में जानबदारी की नुमायाँ झलक थी। इस हालत को सुधारने के लिए सख्ती नागुज़ीर थी, और गो बाज़ औक़ात सज़ा की शिद्दत जुर्म की शिद्दत से बढ़ जाती, ताहम उस सख्त गिरी का आम असर नहायत मुफीद साबित हुआ, और वो तमाम खराबियाँ दूर हो गईं जो हुकूमत की बुनियाद को मुतज़लज़ल कर देने के लिए काफ़ी थी। नाज़रीन, मुअर्रिख़ीन और तारीख़ दानों ने सलीम को ज़ालिम लिखा है, लेकिन ये अजीब बात है कि उन मज़ालिम के बावजूद भी वो राया में नहायत मकबूल था। नाज़रीन, सलीम ने जिस वक़्त बायज़ीद को तख्त से उतार कर सल्तनत पर कब्ज़ा किया था, उसके दोनों बड़े भाई करकोद और अहमद एशियाई कोचक के 2 सूबों के हाकिम थे। इब्तिदा में इन दोनों ने अताअत का इजहार किया, लेकिन सलीम उनकी तरफ से मुतमिन ना हुआ। उसको तख्त पर बैठे चंद ही रोज़ गुजरे थे कि शहज़ादे अहमद ने, जो अमासिया का हाकिम था, अलमे बगावत बुलंद करके भरोसा पर कब्ज़ा कर लिया। सलीम फ़ौरन एशियाई कोचक पहुँचा। अहमद भरोसा छोड़कर भागा और अपने 2 बेटों को शाह इस्माइल के पास मदद हासिल करने के लिए ईरान रवाना किया। सलीम ने भरोसा पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन उसकी फ़ौज के बाद अफसर शहज़ादे अहमद से जा मिले और लड़ाई फिर छिड़ गई। इब्तिदा में अहमद को चंद मामूली फतूहात हासिल हुई, लेकिन बिलाखिर उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। सलीम ने वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ा पाशा को, जो अहमद से मिल गया था, कत्ल करवा डाला, और उसके बाद अपने 5 भतीजों को, जो भरोसा के बाज़ उमरा के घरों में छुपे हुए थे, गिरफ्तार करके उनको भी मरवा डाला।
شہزادہ کرکود اس وقت تک اپنے علاقے سارو خان میں خاموش بیٹھا تھا، لیکن ان شہزادوں کے قتل کی خبر سن کر اس نے سمجھ لیا کہ اب اس کی باری ہے۔ اس لیے کرکود بھی اپنی جان کی حفاظت کا سامان اکٹھا کرنے لگا اور ینی چیری کو اپنا طرفدار بنانے کی کوشش شروع کی۔ سلیم کو اس کی تیاریوں کی اطلاع ہو گئی۔ وہ نہایت خاموشی سے شکار کا بہانہ کر کے 10,000 سواروں کے ساتھ کرکود کی حکومت میں داخل ہوا اور اسے گرفتار کر لینا چاہا۔ کرکود بھاگا لیکن جلد پکڑ لیا گیا۔ سلیم نے سنان نامی ایک افسر کو اس کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ مرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاؤ۔ رات کا وقت تھا اور کرکود سو رہا تھا۔ سنان نے اس کو بیدار کر کے سلیم کا حکم سنایا۔ کرکود نے صرف 1 گھنٹے کی مہلت مانگی۔ اس فرصت میں اس نے اپنی بے کسی کی موت پر ایک خط سلیم کے نام لکھا، جس میں اس کی بے دردی کی شکایت کی۔ خط لکھنے کے بعد کرکود نے اپنی گردن جلاد کے حوالے کر دی۔ سلیم یہ خط پڑھ کر بہت رویا۔ اس قدر صدمہ ہوا کہ 3 روز تک خود بھی سوگ میں رہا اور تمام سلطنت میں بھی سوگ کا حکم دیا۔ جن ترکمانوں نے کرکود کے چھپنے کی جگہ کا پتہ بتایا تھا اور اب انعام کے لیے حاضر ہوئے تھے، سلیم نے ان سب کو قتل کروا دیا۔ اس درمیان شہزادے احمد نے پھر ایک فوج اکٹھا کر کے سلیم کا مقابلہ کیا اور کسی حد تک کامیاب بھی ہوا، لیکن 24 اپریل 1513 کی جنگ میں احمد کو شکست ہوئی اور اسے قید کر لیا گیا۔ سلیم نے بعد میں اسے بھی قتل کر دیا۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے نام فرما روا سلطان سلیم اول کی اگلی قسط میں ہم آپ کو ایران سے جنگ اور ایرانیوں کی شکست، سلیم کی شام و مصر کی طرف توجہ، دیوان کا فیصلہ، شام کی فتح اور دیگر فتوحات کے بارے میں تفصیل فراہم کریں گے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری ریسرچ بیسڈ ہسٹوریکل ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس جیسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔